नमस्कार साथियों, सोचिए अगर आप सुबह उठते हैं और आपको खबर मिलती है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ शेयर बाजार लगातार गिर रहे हैं, ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपका दिमाग चकराना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा आखिर ये हो क्यों रहा है। देश अलर्ट मोड पर आ चुका है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, यदि ऐसा होता है तो कौन सा देश सबसे पहले इससे प्रभावित होगा और इसके बाद दुनिया किस कंडीशन में दिखाई देने लगेगी। आज विस्तार से समझेंगे साथियों। किसी को कोई डराने का प्रयास नहीं है, बल्कि फैक्ट्स, पॉलिटिकल एनालिसिस, ग्लोबल एनालिसिस के साथ साथ इकोनॉमिकली, मिलिट्री पावर और कंट्री की स्ट्रेंथ के अनुसार हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम नज़र बनाते हैं एक फ्लैश पॉइंट पर जहां दुनिया अभी खड़ी है। इस दुनिया के फ्लैश पॉइंट के साथ साथ हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं, जहां रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी जारी है, जंग चल रही है। इसी बीच इजराइल और ईरान की हम चर्चा करें तो दोनों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है और चाइना ताइवान का टकराव हमेशा चलता रहता है। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया हमेशा अपने परमाणु की धमकी दुनिया को देता रहता है। ये 4-5 पॉइंट्स आपने नोटिस किए होंगे साथियों। साउथ चाइना सी में जो चाइना का वर्चस्व है, चाइना उसे कम करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इनका 30% ट्रेड इस पे होकर इस सी से निकलता है। यदि यहाँ कुछ इशू होता है तो चाइना थोड़ा सा हिल जाता है। इसलिए चाइना इस लोकेशन को सेंसिटिव समझता है और हमेशा यह अग्रेसिव मोड में रहता है। साथ ही समझने का प्रयास करेंगे इन हॉट स्पॉट्स के साथ साथ कि वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो इसके क्या मुख्य कारण रह सकते हैं। साथ ही देखिए, एक पैटर्न नोटिस होता है। सबसे पहले कोई भी वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं। उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते बढ़ते मिलिट्री अलायंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके मित्र राष्ट्र उनके साथ आने लग जाते हैं। उसमें कोल्ड वॉर्स भी हो सकते हैं और प्रॉक्सी वॉर्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, इसको फिर मेजर पावर्स ज्वाइन कर लेती है। मेजर पावर्स की बात करें तो अमेरिका, चाइना, यूरोप जैसी कंट्रीज यदि इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्ट वेज में ज्वाइन हो जाए तो मेजर पावर्स जिस टाइम ज्वाइन हो जाती हैं सेकेंड से थर्ड वे के अंदर, समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। ग्लोबल इंपैक्ट और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो चुका है। ये सबसे बेस्ट मेथड है समझने का कि वर्ल्ड वॉर शुरू कैसे होता है। अब इससे आगे बढ़े, हमको समझना पड़ेगा कि जो दुनिया है उसमें न्यूक्लियर पावर का जो सारा गेम है वो चल रहा है। हर कोई देश बोलता है कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर है। यदि बात करें नंबर 1 देश की जिसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन्स और न्यूक्लियर पावर की क्षमता है तो वह है रशिया। उसके बाद आता है अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर फ्रांस, फिर यूके, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नॉर्थ कोरिया। हालांकि जो ये 3-4-5 देश है इनके पास सब बोलते हैं न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास तो हम जानते हैं, परंतु जो पाकिस्तान है और नॉर्थ कोरिया ये लोग दावा करते हैं कि हम दुनिया उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, परंतु अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि इनके पास न्यूक्लियर कितना है और किस क्षमता का है। हालांकि इसकी चर्चा कभी किसी और विषय पे करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर्स हैं ये दुनिया की शक्तियां हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर एक ऐसा वेपन है यदि इसका यूज हो जाए एक बार तो ये करोड़ों जानों को एक साथ ले लेता है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि यदि कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो पहला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट और सबसे पहले इफेक्ट आएगा ताइवान को, क्योंकि ये एक छोटा द्वीप है और जंग इसमें कभी भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण है चाइना, क्योंकि चाइना इसे अपना ही मानता है, जिस वजह से इस लोकेशन को हमेशा हम नंबर 1 रखना पसंद करेंगे। क्यों साथियों? क्योंकि यहाँ ये है सेमीकंडक्टर हब। जैसे ही ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट आता है दुनिया में चिप की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। हर चीज़, हर डिवाइस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, कार एक्सेट्रा, जहाँ सेमीकंडक्टर लगता है वहाँ इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई चेन बाधित होगी। चाइना इसे अपना क्लेम करता है, जिस वजह से यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड में कॉन्फ्लिक्ट्स बनना भी शुरू हो जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं यूक्रेन की आप कंडीशन जानते हो। यूक्रेन डायरेक्टली यूरोप का गेटवे है। यदि यूक्रेन में कुछ भी इशू होता है तो यूरोप डायरेक्टली इफेक्ट मारता है। इसके अलावा नाटो बॉर्डर्स में सीधा इफेक्ट आता है। रशिया, आपको पता है क्या कंडीशन क्रिएट कर चुका है। रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है 2022 से चल रहा है, आज 4 वर्ष हो चुके हैं। यूक्रेन में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, रशिया में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था में काफ़ी नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका की तरफ से, जिस वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस
की शुरुआत रशिया से ही हुई थी, जिसके कारण पेट्रोल के दाम आसमान छूना शुरू कर चुके थे। इसके अलावा हम आगे समझेंगे कि पेट्रोल के दाम में कैसे इजराइल और ईरान ने इफेक्ट मारा और मिडल ईस्ट की ये जंग कैसे दुनिया के लिए आर्थिक संकट बन गई। साथियों, हमने देखा कि जब इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ तो स्टेट ऑफ होर्मुज में डायरेक्टली इफेक्ट आया। स्टेट ऑफ होर्मुज बीच में तो कुछ टाइम के लिए बंद भी हो गया था, और जैसे ये स्टेट ऑफ होर्मुज की लोकेशन क्लोज हुई, दुनिया में पेट्रोल के प्राइस, ऑयल के प्राइस एकदम से स्पाइक कर गए। जैसे स्पाइक हुआ, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा इफेक्ट आया। तो कहीं ना कहीं ये तीसरे नंबर का हॉटस्पॉट दुनिया में सीधा इफेक्ट मार रहा है, अपने युद्ध के कारण एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। और इसके साथ साथ इस बात से जो मिडल ईस्ट है उसकी लोकेशंस भी परेशान है, जो आसपास के देश है यूएई, ये सब परेशान है क्योंकि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। अब हमें समझना होगा साथियों, चौथे नंबर का हॉटस्पॉट कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई दुनिया में चलती रहती है हमेशा। अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है क्योंकि अमेरिका के बेसेस यहाँ बने हुए हैं। यदि साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया में युद्ध चलता है तो अमेरिका इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी वे में साउथ कोरिया को सपोर्ट करेगा। अब साउथ कोरिया को जब अमेरिका सपोर्ट करेगा तो नॉर्थ कोरिया सीधा एक उत्तर देगा, वो है मिसाइल थ्रेट, कि भाई मैं मिसाइल मार दूंगा। इसका फिक्स है, ये एक ही ड्रामा मारता है सीधा, वो है मिसाइल थ्रेट। तो यदि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में, तो फिर दुनिया में एक और नई जंग देखने को मिल सकती है, और बार बार आपको मिसाइल थ्रेट की बातें भी दुनिया में सुनने को मिलेंगी। इसके अलावा यदि बात करें साउथ चाइना सी, जो चाइना की इस टाइम 30% ट्रेड की लोकेशन बनी हुई है, इस लोकेशन पर चाइना हमेशा डिस्टर्ब दिखाई देता है, क्योंकि इस लोकेशन को हम देखें, नोटिस करें तो मलेशिया, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जो ये लोकेशन है, यहाँ पर हमेशा साउथ चाइना में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं। यदि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं तो डायरेक्टली ट्रेड्स डिस्टर्ब होंगे, जिससे चाइना की इकोनॉमी में इफेक्ट आ सकता है। और इसके अलावा इस लोकेशन पर हमेशा नेवल प्रेजेंस दिखती रहती है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में नेवल प्रेजेंस है। तो यदि साउथ चाइना सी में कुछ भी इशू होता है तो डायरेक्टली ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब साथियों, हम समझेंगे कि समुद्री रास्ते यदि बंद हो जाए तो दुनिया में क्या क्या त्रासदी आ सकती है। सबसे पहले ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगी, एलएनजी डिस्टर्ब होगी, मतलब एनर्जी क्राइसिस कन्फर्म है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, शिपिंग कॉस्टिंग, इन्फ्लेशन, महंगाई, हर चीज़ बढ़ने वाली है, क्योंकि जब शिपिंग रुक जाएगी दुनिया में ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाधित होगा और प्रभावित होगा। यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित होता है तो उस कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ना लाजमी बनता है। तो साथियों, इसी प्रकार ग्लोबल ट्रेड सीधा इम्पैक्ट होगा, और समुद्री मार्ग रुक गया तो पूरी दुनिया थम सी जाएगी। क्योंकि साथियों, दुनिया में सबसे जल्दी इफेक्ट मारने वाला इफेक्ट है साइबर वॉर। क्यों? कैसे ये वॉर इफेक्ट मारेगा दुनिया को? बैंकिंग अटैक, इंटरनेट डिस्ट्रप्शन, सैटेलाइट्स, जीपीएस, पावर ग्रिड, एआई वॉरफेयर। यदि 4-5 चीजें एक बार में किसी देश में कर ली जाए, देश वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। क्यों? किसी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम छेड़ दिया तो उसके फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हिल जाएंगे। दूसरा, इंटरनेट डिस्टर्ब कर दिया, पूरी कंट्री ब्रेकडाउन मार जाएगी। तीसरा, पावर ग्रिड कर दिया, कंट्री अंधेरे में चल जाएगी। ये 3 चीजें ही काफी है किसी भी कंट्री को डिस्टर्ब करने के लिए। यदि ऐसा होता है तो एक कंट्री अपने आप में अंदर से ही टूटना शुरू कर देगी, आत्मघाती कंट्री के अंदर शुरू हो जाएगा। तो ये विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल अदा करेगा, जिस वजह से दुनिया की टॉप पावर्स, चाहे चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, जापान की बात करें, रशिया की बात करें, भारत की बात करें, तो सभी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और तेजी से अपने आप को विकसित करने में लगे हुए हैं कि भविष्य में साइबर अटैक या साइबर वॉर होता है तो हम लोग कैसे बच सकते हैं और इसे अपना वेपन कैसे बना सकते हैं। साथियों, इसके अलावा हमें समझना पड़ेगा कि जो स्पेस वॉर है, ये इन दिनों सबसे चर्चित और प्राइम हॉटस्पॉट लोकेशन बनी हुई है, क्योंकि साथियों अंतरिक्ष में किसी का कोई हिस्सा नहीं था, जो जाता गया समय के साथ उसने अपनी लोकेशन डिसाइड कर ली। ठीक है साथियों, अब हमें समझना होगा कि इसको कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय में जो इसे कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला है। कैसे? कि सैटेलाइट्स उसके पास होंगे, जीपीएस उसके पास होंगे, मिलिट्री कम्युनिकेशन उसके पास मजबूत होगा, इंटेलिजेंस उसके पास सबसे बेहतर होगी, जिस वजह से वो अंतरिक्ष से ही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे। इस रेस में चाइना और अमेरिका एक तरफा दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत भी इसकी शुरुआत कर चुका है, लेकिन आने वाले भविष्य में जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर होंगे, जिसके सैटेलाइट इस ऑर्बिट में तैर रहे होंगे अंतरिक्ष में, जिसकी क्षमताएं मजबूत होगी, वो ही दुनिया में राज करता दिखने वाला है। और ये एक वॉर
का कारण कैसे बनेगा? क्योंकि जिसके पास सैटेलाइट, जीपीएस, मिलिट्री कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस है, उसे आपकी पल पल की खबर रहेगी कि आप किस लोकेशन पर हो, आपकी क्या रेंज है, आप किस लोकेशन से वॉर करने वाले हो, और आपकी मिलिट्री का क्या रेस्पॉन्स चल रहा है, आपके बीच में क्या वार्तालाप चल रही है, हर चीज़ वो देश नोटिस कर पाएगा। उसके साथ एक अच्छी रणनीति बनाकर आप पर डायरेक्टली अटैक मार सकता है, यदि आपके पास उस कंट्री से अच्छी या उस कंट्री को बीट करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है तो। अब हमें समझना होगा साथियों, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी कंट्री को तोड़ने का, उस पर इकोनॉमिक वॉर करना, सैंक्शंस लगा देना। इसके साथ साथ कंट्री पे काफ़ी ज़्यादा समस्या क्रिएट होती है। जैसे किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, उस कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले उस कंट्री का स्टॉक मार्केट क्रैश मारता है। देश में स्टॉक मार्केट क्रैश मारता है तो देश की कंडीशन बिगड़ती है। उसके अंदर, उस कंट्री के अंदर ऑयल प्राइसेस स्पाइक मार जाते हैं। उसके बाद में सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और कंपनी की करेंसी कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट होती दिखती है। किसी भी कंट्री को ख़त्म करना हो तो उसकी करेंसी ख़त्म कर दो और उस कंट्री का बाजार गिरा दो, तो कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, जिसके कारण कंट्री धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। और इकोनॉमिकली वार सबसे ज़्यादा किया जाता है सैंक्शंस लगा किसी कंट्री के ऊपर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रशिया है, और अमेरिका भी भारत पे कई चीज़ों में सैंक्शंस लगा चुका है। इसलिए हमें पता है कि एक सैंक्शन किसी कंट्री को कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। अब साथियों, हमें समझना होगा कि भारत पर इसका सीधा क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल, हमारे प्यारे भारत की बात करें तो इसके पास कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़। पहले चर्चा करेंगे चैलेंजेसों की। चैलेंजेस की बात करें तो हम इसका सीधा तेल की जो प्राइस है वो सीधा बढ़ने वाली है। दूसरा, देश में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि तेल बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने वाला है। उसके बाद देश के जो भी ट्रेड है वो बाधित होते दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में युद्ध चल रहा है तो पेट्रोल महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन महंगी हो गई, और हो सकता है कि अपना ऑयल भी ना मिले तो ट्रेड प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि युद्ध चल रहे हैं तो ये देश अपने रास्ते बंद कर सकते हैं, समुद्री मार्ग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके साथ साथ कंट्री की पूरी सप्लाई चेन हिल जाएगी। परंतु कुछ अपॉर्चुनिटीज भी बनती है। यदि ट्रेड होता है तो उस कंट्री में क्या होता है, सपोज कि चाइना और ताइवान का युद्ध चल रहा है, तो जो कंट्री चाइना में पैसा लगा रही थी, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी थी, वो बचने का ट्राई करती कि चाइना से निकला जाए, कहीं सिक्योर लोकेशन पर अपना सेटअप रेडी किया जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ सकती है, हमें और मौके मिल सकते हैं। स्ट्रेटेजिक हम डिप्लोमेसी क्रिएट कर सकते हैं दुनिया में, अपनी एक अलग साख छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बन जाएंगे। आपने अभी नोटिस किया होगा कि जब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो भारत ने अपने कुछ अलग एक्सपोर्ट्स पार्टनर ढूंढ लिए। अफ्रीका हो गया, जैसे छोटे मोटे काफ़ी छोटे देश थे जिनको भारत ने अपना मित्र बनाना अच्छा समझा और वहाँ पर एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो इसी प्रकार हमें क्या होता है कि आपदा में कुछ अवसर्स मिलते हैं, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा हमारे नए नए पार्टनर्स और एक्सपोर्ट पार्टनर्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ दुनिया भर की जो कंपनी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में बनना शुरू हो सकती है। और इससे पहले हमने देखा भी था कि जिस वजह से साथियों चाइना से काफ़ी कंपनियां निकल कर भारत में आई थी। अब साथियों, हमें समझना होगा कि न्यूक्लियर वॉर होता है तो सच में क्या कंडीशन हो सकती है। साथियों, एक बात समझनी पड़ेगी कि न्यूक्लियर वॉर कभी शुरू नहीं होता डायरेक्टली, क्योंकि हर देश जानता है कि न्यूक्लियर वॉर एक बार शुरू कर दिया गया तो इसके अंजाम कितने गंदे होते हैं, जिस वजह से कभी भी डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री डायरेक्टली न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं करती है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास हमेशा न्यूक्लियर होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ न्यूक्लियर बनाना शुरू कर चुकी है। काफ़ी कंट्रीज ने बना लिए और काफ़ी कंट्रियाँ इस रेस में है, जिस वजह से उन कंट्रियों में युद्ध भी चल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ईरान देख सकते हैं। तो साथियों, न्यूक्लियर वॉर एक ऐसा डिस्टर्बेंस है, यदि ये शुरू हो जाता है तो करोड़ों जाने एक साथ ले सकता है, जिस वजह से ये सिर्फ अभी के समय तो डराने के लिए काम में आता है। हालांकि हो सकता है कि कभी कोई कंट्री इससे गलत लोकेशन में या गलत टाइमिंग के साथ लॉन्च कर दे तो दुनिया को ये प्रभावित कर सकता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि साथियों, यदि वॉर होता है तो क्या क्या मुख्य सीनेरियो बनते दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे, जो रीजनल वॉर है, जो अभी चल रहा है दुनिया भर में, वो रीजनल वॉर चल रहा है। इंडिया माफ कीजिएगा, इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, यूक्रेन रशिया लड़ रहा है, एक रीजनल वॉर चल रहा है। अब इससे सेकंड सीनेरियो क्रिएट होता है कि डायरेक्टली मेजर पावर आना शुरू हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे कि चाइना रशिया डायरेक्ट वे में। अभी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, लेकिन जो ओपनली डायरेक्ट है कि रशिया चाइना का युद्ध शुरू हो चुका है, या रशिया
सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमेरिका रशिया का युद्ध शुरू हो चुका है, अमेरिका चाइना का युद्ध शुरू हो चुका है, या भारत चाइना का युद्ध शुरू हो चुका है, तो सब लोग ओपनली युद्ध करने के लिए आ चुके हैं। जैसे चाइना हमारे साथ क्या करता है, प्रॉक्सी वॉर खेलता है पाकिस्तान के माध्यम से, तो वो डायरेक्ट मेजर पावर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है, अभी वो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। यदि तो प्रॉक्सी वॉर डायरेक्टली ये लोग आमने सामने आ जाते हैं, तो इसके बाद शुरू होता है ग्लोबल वॉर, जिसे हम कह सकते हैं विश्व युद्ध। यदि ये विश्व युद्ध एक बार शुरू हो जाता है, फिर देशों की अर्थव्यवस्था तबाह होती है, लाखों करोड़ों जाने जाती हैं, उसके बाद ही ये चीज़ें खत्म होती है। हम पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देख चुके हैं। अब आपसे एक राय जानना चाहता हूँ कि यदि विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया किस कंडीशन में होगी, और इस विश्व युद्ध को खत्म होने के बाद आने वाले 5-50 वर्षों में दुनिया में कौन राज करता दिख सकता है? और अपनी राय कमेंट में साझा करें। यदि विश्व युद्ध शुरू होता है, तो भारत किन किन कंडीशनों से या किन किन समस्याओं से जूझता हुआ दिखेगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।